नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050909606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एएसआई, जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट, यूपीपीसी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? जयराम ठाकुर, ब्रजभूषण शरण सिंह, किशोर मकवाना या विक्रमादित्य सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, किशोर मकवानन जो है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है आयोग के अध्यक्ष का पद जो है इन्होंने संभाला है। इनकी जो नियुक्ति की गई है वह 11 मार्च 2024 को जो है इनकी नियुक्ति की गई है और इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति किए हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का जो प्रावधान है वह हमारे आर्टिकल 338 में अंतर्गत जो है इसके प्रावधान संबंधी जो है विवेचना की गई है और यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक आपके उपाध्यक्ष होते हैं और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल जो है 5 सदस्यीय निकाय होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृत नहीं है? सर्ग, ड्रमलिन, हार्न या बरखान? हिमनद स्थलाकृतियों में जो आपका सर्ग भी आता है, ड्रमलिन भी आता है, हार्न भी आता है, बरखान नहीं आता। बरखान जो है यह हवा से बनने वाली अर्धचंद्राकार स्थलाकृति है। इसे जो है बालुका स्तूप भी कहा जाता है और यह एक ही दिशा में आने वाली हवाओं से बनता है। आप लोग आसानी समझने के लिए यहाँ पे जो है यह दृश्य प्रदर्शित किया गया है। इसी की जो है बरखान कहा जाता है। आप लोग अक्सर फिल्मों में देखे होंगे ये सब दृश्य बालू में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत के नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 102, आर्टिकल 100, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 46? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है और यह जो है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के का ही जो है हिस्सा है और यह हमारे संविधान के भाग 4 में है। इसका जो मकसद है वह अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून ना होकर एक कानून जो है लागू हो और इससे जो है समाज में सद्भाव, लैंगिक समानता, धर्म निरपेक्षता को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। निम्नलिखित घाटों को उसे जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसे आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में सजाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। सबसे ऊपर आपका थाल घाट है, फिर भोर घाट है और फिर पाल घाट है। थाल घाट जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है और पाल घाट जो है यह कोयम्बटूर को पलक्कड से जोड़ता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड से जोड़ता है। तो यह जो है उत्तर से दक्षिण क्रम है। आप लोग आसान समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपका थाल घाट है, फिर यह आपका भोर घाट है और यह आपका पाल घाट है। तो यह इसका जो है उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत में निर्मित मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? सूर सरोवर, डल,
चिल्का या गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर है, और यह जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। बाकी सूर सरोवर झील को कीठम झील भी कहा जाता है, और ये अपने आगरा में है। डल झील ये आपके जम्मू कश्मीर में है, और चिल्का जो है यह उड़ीसा में है, यह आपके उड़ीसा में स्थित है, और यह खारे पानी की लैगून झील है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 7, 13, 15 या 23? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 7 रुपये की जो है वृद्धि की गई है उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पहले 230 रुपये प्रतिदिन होती थी, अब 200 जो है 37 रुपये एक दिन की मजदूरी रखी गई है मनरेगा की। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। वर्ष 2005 में जो है भारतीय संसद ने नरेगा जो है अधिनियम पारित किया था। बाद में जो है इसका नामकरण वर्ष 2009 में इसका नाम बदला था, और इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया था। और इसके तहत जो है पात्र व्यक्ति को प्रत्येक 1 साल में जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सलेम स्टील प्लांट जो है यह तमिलनाडु में बनाया गया है, और यह जो है कार्य करना जो प्रारंभ किया था वह वर्ष 1982 में संचालन शुरू हुआ था। सलेम स्टील प्लांट ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। आप लोग अपने कॉपी पर जो है नंबरिंग इस प्रकार से कर लीजिए, और आपको जो आंसर सही लगे आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाद में व्याख्या के बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कितने प्रश्न कितने गलत हुए कितने सही हुए। उसका आप लोग 1/4 करके जो है माइनस मार्किंग करके आप लोग सही जो मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं आप लोग उसका जो है कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी जो आमतौर पर पाया जाता है बुजुर्ग लोगों में, नशे के आदी लोगों में, छोटे बच्चे में, केवल महिलाओं में? तो सेरेब्रल पाल्सी जो है यह छोटे बच्चों में जो है यह रोग देखने को मिलता है, और यह जो है आमतौर पर बचपन में दिखाई देता है, और इसके तहत जो है मांसपेशियां जो आपकी सख्त हो जाती हैं, और यह जो है हिलने डुलने में काफ़ी कठिनाई होती हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है ये छोटे बच्चों में देखा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी किताबें दी गई हैं। निम्नलिखित युग में कौन सही सुमिलित नहीं वो आपको पहचानना है। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालव्याग्नि मित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखी है, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, कालिदास ने मालव्याग्नि मित्रम लिखी है। जो कर्पूर मंजरी है यह जो पुस्तक लिखी गई है यह राजशेखर द्वारा लिखी गई है, राजशेखर द्वारा लिखी गई है, और यह जो आपकी प्राकृत भाषा में लिखी गई है, और यह एक आपका नाटक लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? नेपाल, भूटान, मलेशिया या मॉरिशस? तो यह जो अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को यह भूटान द्वारा दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, और यह जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है मार्च 2024 में। तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मन या ग्रहवर्मन? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और यह जो है चालुक्य शासक था। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या कृष्ण? ललितपुर के जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का जो दशाव मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है, और यह मंदिर आपका बेतवा नदी किनारे स्थित है।
बेतवा नदी किनारे स्थित है और यह पुराने पत्थरों के मंदिरों में से एक है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, किसके लिए फेमस, इसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपके हाथी के लिए काफ़ी फेमस है और यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह टाइगर्स के लिए फेमस है और यह आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। मानस यह आपके असम में स्थित है और यह आपके हाथी के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह जो है केरल में स्थित है और यह हंगुल के लिए जो है नहीं फेमस है, बल्कि यह हाथी और बाघ के लिए फेमस है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके केरल में है और यह हंगुल के नहीं फेमस, बल्कि हाथी और बाघ के लिए फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किस घराने से है, बनारस, ग्वालियर, आगरा या किराना। तो सिद्धेश्वरी देवी जो है एक गायिका रही हैं और यह जो है आपके बनारस घराने से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न पर। महाकुंभ कब आयोजित होने वाला है, 2025, 2027, 2026 या 2028। तो जो अगला महाकुंभ आयोजित होने वाला है यह आपका प्रयागराज में आयोजित होगा और यह वर्ष 2025 में यह आपका आयोजित होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर जो है महाकुंभ आयोजित होता है और यह भारत के 4 जगह पर जो है यह आयोजित होता है। इनमें आपका हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर स्थित है यहाँ आयोजित होता है। नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और सरस्वती जो है संगम पर स्थित है। यहाँ पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में जो है आयोजित किया जाता है। पिछला जो महाकुंभ लगा था वह 2013 में लगा था और अगला जो आपका लगने वाला वो आपका 2025 में लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड या रेबीज। मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोअस होता है। हैजा जो होता है वह दूषित जल दूषित भोजन से होता है। टाइफाइड भी आपका दूषित जल से होता है। रेबीज जो आपका यह वायरस से होता है, यह आपका वायरस से होता है और यह जो है पागल जानवरों को काटने से होता है और यह विशेष रूप से प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रेबीज। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बाकी टाइफाइड और कॉलरा जो है ये सभी आपके बैक्टीरियास होते हैं और मलेरिया आपका प्रोटोजोअस होता है, परजीवी से होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहाबी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 4 फरवरी वर्ष 1922 को गोरखपुर में जो है प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा थी, जिससे कई पुलिस वाले जो है मर गए थे और यही कारण है। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लिया था। यह जो संबंधित हुआ आपका असहयोग आंदोलन संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। वहाबी आंदोलन आपका 1820 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका 1942 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी और उस समय जो है जो बादशाह थे वह अकबर था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा कितनी वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी, 2, 5, 4 या 6। तो पूरे भारत में जो है सवाई राजा जयसिंह ने टोटल 5 वेधशालाएँ स्थापित की थी, जिनका नाम जंतर मंतर रखा था और इसका निर्माण जो है राजा मोहम्मद शाह की अनुमति से इसने किया था। इन्होंने जो है उज्जैन, जयपुर, दिल्ली,
मथुरा और वाराणसी, इन 5 जगहों पर जो है वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है, टोटल जो है 5 स्थापित कराई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितने राज्यों एवं किन शासित प्रदेश से जो है होकर गुजरता है? यह काफ़ी चर्चा में रहता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्योंकि यह बहुत बड़ा जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिससे दिल्ली और मुंबई में जो है जो आने जाने का समय है वह काफ़ी कम हो जाएगा। और यह लगभग 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी लंबाई है। और यह जो है गुजरता है टोटल 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इनमें आपका दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, टोटल 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जो है यह गुजरता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968, 1961, 1963 या 1965? तो राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। मार्च 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें जो है शीर्ष पर रहा है। आपको जो है भारत की रैंकिंग बतानी है, 131, 126, 120, 118। यह जो रैंकिंग जारी की गई है खुशहाली रिपोर्ट, यह संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। और इसमें जो है फिनलैंड पहले स्थान पर रहा और लगातार जो है 7वें साल यह पहले स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में जो भारत की जो रैंकिंग है वह 126वां स्थान पर भारत इस रैंकिंग पर है। टोटल जो है 143 देशों रैंकिंग जारी की गई थी, जिनमें अफ़गानिस्तान जो है अंतिम पायदान पर है। अफ़गानिस्तान अंतिम पायदान पर है और टॉप पर जो आपका फिनलैंड है और भारत जो आपका 126वां स्थान पर है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और फिनलैंड टॉप पर है, उसके बाद आपका आइसलैंड है, स्वीडन, ये सभी जो है टॉप 10 में जो है देश हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन, कोयला उत्पादन, चांदी उत्पादन या हीरा उत्पादन? यह जो स्थित है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालगुरली जो है खान, और यह फेमस है स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई, उसके संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। बहरीन मनामा, बुल्गारिया सोफिया, मोरक्को रबात, मंगोलिया बुखारेस्ट। मनामा जो राजधानी है बहरीन की है, सोफिया बुल्गारिया की है, रबात जो है आपके मोरक्को की है, मंगोलिया राजधानी बुखारेस्ट नहीं है। बुखारेस्ट जो है यह रोमानिया की राजधानी है, ये आपकी रोमानिया की राजधानी है। मंगोलिया जो राजधानी है वह उलान बटोर है। उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं। आपको जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए जो है क्रम में आपको सजाना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर राज्यों के जो है आकार के बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो आपका राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। देखिए प्रश्न जो पूछा गया है वह क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा जो सबसे पहले आएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, अंत में आपका राजस्थान हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न घटता हुआ पूछता तो जो आंसर होता है आपका राजस्थान पहले पर आ जाता, राजस्थान जो है आपका पहले पर आ जाता, फिर दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश आ जाता, तीसरे पर महाराष्ट्र आ जाता और चौथे अपना उत्तर प्रदेश आ जाता। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर मध्य प्रदेश, अंत में आपका राजस्थान आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है।
आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सीटों, राज्यसभा में सीटों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कर्नाटक? राज्यसभा का जो संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 80 में दिया गया है और इसके अनुसार जो है देश में राज्यसभा की अधिकतम जो सीट हो सकती है वो आपकी 250 हो सकती है और इसके अनुसार जो है भारत के सभी राज्यों में सबसे जो राज्यसभा की सीट है वो आपके 31 है और ये आपके यूपी में है। दूसरा स्थान आता है वो आपका बिहार है। आंध्र प्रदेश में जो राज्यसभा जो सीट है वो टोटल 11 है, बिहार में 16 है, राजस्थान में आपका 10 है और कर्नाटक में जो सीटों की संख्या है वो 12 है। तो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, तो सबसे जो सीट है राज्यसभा की वो आपकी बिहार में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आंध्रा में 11, राजस्थान में 10 और कर्नाटक में हमको 12 दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? सूर्य, ऑक्सीजन, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है पौधे में होती है, इसके लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल पर्णहरित की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन जो है वो निर्मुक्त होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता नहीं होती है, बी ऑप्शन इसका सही है। सामान्यतया पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? नाइट्रेट, क्लोराइड, ऑक्साइड या नाइट्राइट? तो सामान्यतः जो है पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन लिया जाता है वह नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है, वो आपको सही है। यह पौधों के जो है विकास के लिए उपयोगी होता है और यह जो है नाइट्रेट रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन सम्मिलित नहीं है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उनमें 4 राज्य आते हैं। इनमें आपका नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और आपका मिजोरम है। इसमें सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम में खुद का अपना उच्च न्यायालय है और वो आपका गंगटोक में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस? तो महिलाओं का जो प्रीमियर लीग खेला गया था उसमें जो खिताब दूसरा जो खिताब है वो जीता गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है और यहाँ की जो विजेता टीम के जो कप्तान है वह स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना की कप्तानी जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। दिल्ली कैपिटल्स को जो है फाइनल में हरा दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बनता है कि WPL में जो है ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो यह जो है सबसे अधिक जो रन बनाते हैं और ये सबसे अधिक रन बनाई थी वो एलिस पेरिन बनाए थे। एलिस पेरिन सबसे अधिक रन बनाई थी, इसीलिए इन्हें जो है ऑरेंज कैप मिला थी, ऑरेंज कैप मिला था। दूसरा जो खिताब होता है आपका पर्पल कैप का, जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं और सबसे अधिक विकेट जो आपका श्रेयंका पाटिल ने लिया था। श्रेयंका जो है पाटिल ने लिया था और इसीलिए जो है इन्हें पर्पल कैप मिला था। ऑरेंज कैप जो है एलिस पेरी को मिला था और स्मृति मंधाना की कप्तानी जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है दूसरे महिला प्रीमियर लीग का खिताब जो है वो जीत लिया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। तो इस प्रकार हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।